Hello everyone, I am your social science educator. Welcome on Magnet Brains. So as you already know, चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो चुका है पूरा कंप्लीट. अगर आपने अभी भी वीडियो नहीं देखा है तो यहां क्लिक करें इस आई बटन पर और उस वीडियो को अभी देख लें. नाउ इट्स टाइम फॉर एनसीईआरटी सॉल्यूशंस. सो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन्हें कैसे डील करना है इस पर बात करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आते हैं अपने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पर. फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, हाउ आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. मतलब हमने जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखे थे वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये हमें देखना है. व्हाट आर द डिफिकल्टीज यू फेस्ड इन क्लासिफाइंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर बात करेंगे इनके डिफरेंस की. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन are distinct from one another based on their origin and role in the production process. So on the basis of origin and role in production process ये एक दूसरे से कुछ डिफरेंट दिखाई देते हैं. क्या क्या डिफरेंसेस दिखाई देते हैं उसकी बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड की, जो होता है एक्चुअल में क्या, नेचुरल रिसोर्सेस. तो चलिए यहां पर देखते हैं. इट रिप्रेजेंट्स द गिफ्ट ऑफ नेचर. बिल्कुल, तो हमें यह पता है कि जब हम बात करते हैं लैंड की, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है. इसका मतलब है सॉइल, इसका मतलब है फॉरेस्ट, मिनरल, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है जो एक्चुअल में हमें नेचर से प्रोवाइड हुई है. साथ ही अनलाइक अदर फैक्टर्स इट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमन. बाकी जितने भी फैक्टर्स दिखाई देंगे वो सभी कहीं ना कहीं ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किए गए हैं. बट ये फैक्टर जो है ये नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है, ना कि हमने खुद इसे क्रिएट करा है. सो इट इंक्लूड नॉट जस्ट द सरफेस ऑफ अर्थ, ये हमें पता है, बट ऑल्सो रिसोर्सेज लाइक वाटर, एयर, सॉइल, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स. सो हमें यहां पर यह चीज समझ में आती है कि जब भी हम बात करते हैं लैंड की, मतलब हमारे फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जिसका मतलब होता है नेचुरल रिसोर्स, वो सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है, वो सिर्फ एक लैंड का स्पेस नहीं है. उसमें एक्चुअल में जितनी भी चीजें हो सकती है, जैसे कि वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीजें भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी. सो ये हो गया ना बाकी सबसे डिफरेंट. चलिए अब बात करते हैं जो बाकी फैक्टर्स है वो कैसे डिफरेंट है. सो नेक्स्ट इज लेबर, मतलब ह्यूमन एफर्ट की हम यहां पर बात करने वाले हैं. इट रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट एक्सर्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग. सो हमें ये तो पता है कि जो भी फिजिकल और मेंटल एफर्ट होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा लगाए जाते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं, लेबर कहते हैं. सो अनलाइक मशीनरी, कैपिटल है ना, जैसे कि हम बात करें मशीनरी की, ये मशीनरी जैसा तो नहीं होता, मतलब मशीनरी का मतलब होता है कैपिटल, राइट, फिजिकल कैपिटल. लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द पर्सन्स परफॉर्मिंग इट. मतलब जो लेबर है वो ऐसा तो नहीं कि उसे सेपरेट कर दिया जाएगा, जैसे एक मशीनरी को एक पर्सन से सेपरेट किया जा सकता है. सो ये उससे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, डिस्टिंक्ट हो गया. इट क्रिएट वैल्यूज थ्रू द एक्टिव वर्क सच एज कारपेंटर मेकिंग फर्नीचर और अ डॉक्टर ट्रीटिंग पेशेंट. सो ये एक्चुअल में वैल्यू क्रिएट करते हैं. जैसे कि जब एक कारपेंटर एक फर्नीचर बना रहा है, वो बहुत अच्छा फर्नीचर बना रहा है, तो फॉर श्योर एक वैल्यू क्रिएट होने वाली है. वैसे ही डॉक्टर जब बहुत ही अच्छी तरीके से अपने पेशेंट्स को ट्रीट करता है तो यहां पर भी वैल्यू क्रिएट होने वाली है. सो इसलिए ही ये बाकी रिसोर्सेज से डिफरेंट हो जाता है. देन वी टॉक अबाउट द कैपिटल, मतलब मैन मेड एसेट्स. सो इट कंसिस्ट ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज यूज्ड टू प्रोड्यूस द गुड्स और सर्विसेज. मतलब ये क्या होते हैं एक्चुअल में, ये कुछ ऐसे रिसोर्स होते हैं जिसे हमने ही बनाया है और ये दूसरे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारी हेल्प करने वाले हैं. तो चलिए समझते हैं किस तरीके से और डिफरेंट हो सकता है. इट इंक्लूड्स द फिजिकल एसेट. फिजिकल एसेट मतलब क्या, जैसे कि मशीन्स, जैसे कि टूल्स, जैसे कि बिल्डिंग्स, जैसे कि व्हीकल, एज वेल एज द फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक मनी. सो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें बहुत सारी चीजें आ जाने वाली है. जैसे कि कुछ फिजिकल एसेट हो सकते हैं जिसमें मशीन, टूल, बिल्डिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी. वैसे ही फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल एसेट होते हैं जिसमें मनी आ जाता है. हम इसका यूज करके दूसरी चीजों को प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. सो अनलाइक लैंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन बीइंग. लैंड तो नेचर ने हमें प्रोवाइड करा है, पर ये सारे जो एसेट्स हैं इन्हें हम खुद बना रहे हैं, ये सब ह्यूमन मेड हैं. अनलाइक लेबर्स इट इज अ पैसिव रिसोर्स दैट नीड टू बी ऑपरेटेड. मतलब लेबर अपने अनुसार खुद से काम कर सकता है, पर जब हम बात करते हैं कैपिटल की और खासकर फिजिकल कैपिटल की, तो क्या वो अपने आप काम कर सकता है? नहीं, उसे ऑपरेट करने के लिए किसी पर्सन की जरूरत होगी या फिर हम कहें कि किसी लेबर की जरूरत होगी. इसलिए ही ये बाकी फैक्टर से डिफरेंट हो जाता है. Now it's time for entrepreneurship, the organizer. So this is the deriving force that combines the other
जैसे कि लैंड, लेबर एंड कैपिटल। तो ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है इसका मतलब यही होता है कि ये बाकी सभी को क्या करता है, एक दूसरे से कंबाइन करता है। लाइक लैंड, लेबर एंड कैपिटल, इन सभी को ऑर्गेनाइज करना, कंबाइन करना, देन किसी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, ये काम होता है एक एंटरप्रेन्योरशिप का। सो एन एंटरप्रेन्योर इज अ डिस्टिंक्ट बिकॉज दे आर द रिस्क टेकर एंड डिसीजन मेकर। सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो एक्चुअल में रिस्क टेकर होते हैं, क्योंकि वो इन्वेस्ट करते हैं अपना टाइम, अपना मनी, और साथ ही साथ में वो बेटर डिसीजन लेते हैं, बेस्ट डिसीजन लेते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट और फॉर द सोसाइटल गुड। बट क्या लेबर भी यही चीज कर रहे होंगे? तो लेबर तो ये चीज नहीं करेंगे। वो जितना काम करेंगे उन्हें उसके लिए पे किया जाएगा, उसके लिए वेजेस दिए जाएंगे, वो रिस्क तो नहीं लेने वाले हैं। सो इसलिए ही ये बाकियों से डिफरेंट हो जाएगा। दे आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड इनोवेटिव सॉल्यूशन whereas other factors serve as input to that solution। so ये आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ में उसके लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो यहां पर एज अ इनपुट काम करते हैं टू दैट सॉल्यूशन। सो समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एक्चुअल में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 की, जो होने वाला है हाउ डज ह्यूमन कैपिटल डिफर फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल। मतलब जो ह्यूमन कैपिटल होता है और जो फिजिकल कैपिटल होता है। ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या? मतलब जिसके पास में नॉलेज होगा, स्किल होगा, वो होता है ह्यूमन कैपिटल। और जब हम बात करते हैं फिजिकल कैपिटल की, मतलब मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट्स, ये सब हो जाते हैं फिजिकल कैपिटल। तो चलिए समझते हैं कि किन किन बेसिस पर हम इन्हें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिस ऑफ डिफरेंस यहां पर हम देखेंगे, यहां होगा ह्यूमन कैपिटल एंड इट्स फिजिकल कैपिटल। तो चलिए एक एक करके इनकी बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां बात करेंगे इनके डेफिनेशन की। सो व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? एक्चुअली इट रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, knowledge, abilities and expertise that individual possess to perform a job effectively। so एक individual जिसके पास में क्या होने वाले हैं, कुछ skills, कुछ knowledge, कुछ abilities और कुछ expertise, जिससे वो क्या करने वाला है, अपनी जॉब को effectively perform करने वाला है। it is known as human capital। then let's talk about the physical capital। इट रेफर्स टू द मैन मेड रिसोर्सेज। फिजिकल कैपिटल मतलब जो मशीन्स होगी उसे कौन बनाएगा, हम बनाने वाले हैं, सो ये मैन मेड रिसोर्सेज होंगे। एंड मॉनेटरी एसेट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज। सो इनका यूज किया जाने वाला है प्रोडक्शन प्रोसेस में, पर ये ना ही नेचुरली अवेलेबल है और इन्हें बनाया जा रहा है किसके द्वारा, तो ह्यूमन ही इसे एक्चुअल में क्रिएट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। नाउ अगर हम बात करते हैं इनके नेचर की, सो इट इज इंटेंजिबल एंड एग्जिस्ट इनसाइड द पर्सन। मतलब क्या आप ह्यूमन कैपिटल को टच कर सकते हो या फील कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक्चुअल में इंटेंजिबल होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द वर्क फोर्स। ये जो वर्क फोर्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी होती है ये उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल की नेचर की, सो ये होते हैं टेंजिबल, इट इज टेंजिबल, कैन बी सीन एंड टच्ड, इट रिप्रेजेंट्स द टूल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द वर्क। और ये रिप्रेजेंट करते हैं उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उन टूल्स को, उन इक्विपमेंट्स को जिसकी हमें नीड होती है अपने वर्क को परफॉर्म करने के लिए। सो दोनों के नेचर में भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे इनके फॉर्मेशन की कि ये बनते कैसे हैं। जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की, सो इट इज डेवलप्ड थ्रू द एजुकेशन। एजुकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना है, वैसे ही ट्रेनिंग और वैसे ही गुड हेल्थ। इट रिक्वायर्स टाइम एंड लर्निंग टू बिल्ड, मतलब इसमें एक लंबा समय लगता है और साथ ही साथ में ये सीखी जाती है, लर्न किया जाते हैं ये सारी स्किल्स को। वहीं अगर हम बात करें फिजिकल कैपिटल का फॉर्मेशन कैसा होता है, सो इट इज एक्वायर्ड थ्रू द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अगर हमें कोई फिजिकल कैपिटल चाहिए, हमें कोई मशीन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसे परचेस कर लेंगे। तो उसमें इतना ज्यादा टाइम तो नहीं लगने वाला है ना। इट कैन बी बिल्ट और बॉट इमीडिएटली इफ मनी इज अवेलेबल। मतलब या तो हम इसे बना सकते हैं या फिर हम इसे परचेस कर सकते हैं अगर हमारे पास में मनी अवेलेबल है तो। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर द एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की ह्यूमन कैपिटल की। अ डॉक्टर्स मेडिकल नॉलेज इज एक्चुअली व्हाट इज अ ह्यूमन कैपिटल। A carpenter's skill is what is a human capital, or a software developer or engineer's coding ability is actually a human capital, because इन सभी ने इस skills को सीखा है, learn करा है। बट जब हम बात करेंगे example of physical capital की, so machinery, computer, फैक्ट्री बिल्डिंग,
टूल्स, व्हीकल्स एंड मनी, ये सभी क्या होने वाले हैं? फिजिकल कैपिटल होने वाले हैं। इन्हें सीखा नहीं गया, इन्हें बनाया गया है या फिर परचेस किया गया है, खरीदा गया है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बेसिक डिफरेंस हो सकते हैं ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल के बीच में। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए यहां पर देखते हैं, हाउ डू यू थिंक टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग हाउ पीपल डेवलप देयर स्किल एंड नॉलेज। सो हमें यहाँ पर यह बताना है कि टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है और साथ ही साथ में लोग कैसे अपनी स्किल्स और नॉलेज को डेवलप कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्किल डेवलपमेंट, कैसे ये स्किल को डेवलप कर रही है और कैसे नॉलेज को डेवलप कर रही है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहली चीज, रिमूव बैरियर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था एक्सप्लेनेशन में कि टेक्नोलॉजी ने एक्चुअल में बैरियर्स जो है उन्हें रिमूव कर दिया है। सो इट एलिमिनेटेड द geographical limit, allow people to access knowledge फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। मतलब जैसे कि अगर मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो क्या आप लोग मेरे सामने बैठे हुए? नहीं, आप तो मुझे स्क्रीन पर देख रहे हो ना। आप किसी भी जियोग्राफिकल बाउंड्री में हो सकते हो, आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में हो सकते हो और मेरे लेक्चर देख सकते हो। सो मतलब ये हुआ कि इसने रिमूव कर दिया है बैरियर्स को, जिससे स्किल्स और नॉलेज डेवलप हो सकता है। साथ ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे। सो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्वयं जो याद आना चाहिए कि जो भी 9th या फिर 9th प्लस क्लासेस होती हैं उन सभी के लिए फ्री कोर्सेज गवर्नमेंट ने अवेलेबल करवा रखे हैं ऑन देयर प्लेटफॉर्म नेम्ड स्वयं। वैसे ही MOOC, ठीक है, तो ये जो है ये फ्री कोर्सेज प्रोवाइड करता है ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स लाइक रोबोटिक, लाइक टेक्सटाइल प्रिंटिंग। सो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है जिससे नॉलेज और स्किल्स को और इंप्रूव किया जा सकता है और बेटर किया जा सकता है। वैसे ही बात करते हैं फ्लेक्सिबल लर्निंग की। सो इट अलोज स्टूडेंट एंड प्रोफेशनल टू लर्न एट देयर ओन पेस। हम खुद अपनी स्पीड के अनुसार, अपने पेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीज़ों को सीख सकते हैं। जैसे कि अगर आप अभी वीडियो को पॉज कर भी देंगे तो आप वापस यहीं से रिज्यूम कर सकते हैं और इसी तरीके से आप अपने पेस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों को सीख सकते हैं। एंड कन्वीनियंस अलॉन्ग साइड देयर रेगुलर वर्क। मतलब आप स्कूल जा रहे होंगे, मे भी हो सकता है कि मेरा लेक्चर उस समय पर टेलीकास्ट हो, बट स्टिल आप उसे बाद में भी तो देख सकते हैं। सो ये क्यों हो पा रहा है, कैसे हो रहा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो चेंज हो रही है। वैसे ही हम बात करें कनेक्टिंग टू द जॉब्स। सो ऑनलाइन पोर्टल्स लाइक द नेशनल करियर सर्विस, जो नेशनल करियर सर्विस है वो हेल्प करता है स्किल्ड इंडिविजुअल इजीली फाइंड द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन वेरियस सेक्टर। जैसा कि हमने पहले भी बात करी थी कि फ्रॉम प्लम्बिंग टू अकाउंटिंग जो है डिफरेंट रेंज ऑफ जॉब्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है और इसे एक्सेस किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें कैसे हो पा रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली बदल रही है, इंप्रूव हो रही है। सो आई होप ये क्वेश्चन को कैसे आंसर करना है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 4th। सो एक एक्टिविटी रिलेटेड क्वेश्चन है, यहां पर देखते हैं। स्किल इज समथिंग यू लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेट बेटर। सो स्किल क्या होता है? पहले तो हमें यही बता दिया गया, जिसे हम सीखते हैं और उसे प्रैक्टिस करते हैं जिससे हम और बेटर हो सकें। इट हेल्प्स यू टू डू थिंग्स वेल, जिससे हम चीज़ों को और बेहतर कर सकें। लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, क्रिएटिव राइटिंग, सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, cooking, or even communicating well with the people. If you could learn one skill today, अगर आप आज कोई एक स्किल इसमें से सीखते हैं, what would it be and why? मतलब आप उसे क्यों सीखेंगे और कौन सी ये स्किल होने वाली है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब आप इन स्किल्स में से किसी को भी चूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चूज किया हुआ है क्रिएटिव राइटिंग को। तो चलिए बात करते हैं कि क्रिएटिव राइटिंग एक्चुअल में क्या करने वाली है और इसे मैंने क्यों चूज करा है और क्या यहाँ पर इससे बेटर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। इफ आई कुड लर्न वन स्किल टुडे इट वुड बी क्रिएटिव राइटिंग। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि पहला पॉइंट, बिल्ड्स ह्यूमन कैपिटल। सो इट ट्रांसफॉर्म बेसिक लिटरेसी इनटू स्पेशलाइज्ड स्किल, मेकिंग मी मोर वैल्यूएबल एंड प्रोडक्टिव एसेट फॉर द इकोनॉमी। अगर मैं क्रिएटिव राइटिंग को और बेटर तरीके से सीख लेता हूं, मैं इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेता हूं, कोई कोर्स लेता हूं, तो इससे क्या होगा? मैं एक वैल्यूएबल एसेट बन जाऊंगा फॉर द इकोनॉमी। क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक स्पेशलाइज्ड स्किल आ जाएगी जिस कारण से मैं ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला हूँ और ज़्यादा प्रोडक्टिव होने वाला हूँ फॉर द इकोनॉमी। इसलिए ही मैंने क्रिएटिव राइटिंग को चूज़ करा।
फिर बात करते हैं बूस्ट द कॉग्निटिव स्किल्स। क्या ये कॉग्निटिव स्किल्स को बूस्ट करता है? जी हाँ। राइटिंग डायरेक्टली इंप्रूव्स द मेंटल प्रोसेस। राइटिंग अगर आप करते हैं तो आपकी मेंटल प्रोसेस और ज्यादा डेवलप होती है, जैसे कि लर्निंग, जैसे कि नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो मैं चीज़ों को आसानी से जान पाऊंगा, मैं आसानी से लर्न कर पाऊंगा और साथ ही साथ में उन्हें आसानी से समझ पाऊंगा अगर मैं कंटिन्यूसली राइटिंग प्रैक्टिस करता हूं तो, विच हेल्प्स इन सॉल्विंग द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। और इसी के साथ में मैं क्या कर सकता हूं, मैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कैपेबल भी बन जाने वाला हूं। सो इसलिए ही ये स्किल मैं यहां पर सीख रहा हूं। साथ ही ब्लेंड आर्ट एंड नॉलेज। It honors the ancient tradition combining the kala, art and vidya knowledge, turning work into the pursuit of perfection। और इसी के कारण मैं परफेक्शन के लेवल पर जा सकता हूं जब मैं आर्ट और नॉलेज को साथ में मिला दूंगा, क्योंकि यहां पर मैं थ्योरेटिकल नॉलेज भी लेने वाला हूं और साथ ही साथ में मैं उसकी प्रैक्टिस भी करने वाला हूं, जिससे ये जो मेरा वर्क होगा वो वहां पर परफेक्शन के लेवल पर जा सकता है। फिर बात करते हैं एनेबल्स इनोवेशन। कैसे इनेबल कर सकते हैं इनोवेशन को? सो जस्ट एज एन एंटरप्रेन्योर क्रिएट्स न्यू प्रोडक्ट, जैसे कि एक एंटरप्रेन्योर कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनाता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, फिर उसके सॉल्यूशंस ढूंढता है, वैसे ही क्रिएटिव राइटिंग अलोज फॉर द इनोवेशन बाय जनरेटिंग यूनिक आइडियाज दैट क्रिएट वैल्यू। मतलब वैसे ही मैं भी ये क्रिएटिंग जो क्रिएटिव राइटिंग है उस स्किल को डेवलप करके न्यू आइडियाज जनरेट कर सकता हूं, जिसके कारण यहां पर क्या होने वाला है, एक नई वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। वैसे ही फिर हम बात करें लेवरेजेस टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का यूज यहां पर कैसे होने वाला है? इट अलोज मी टू यूज द डिजिटल प्लेटफॉर्म टू शेयर नॉलेज इंस्टेंटली। मतलब मैं जो भी चीजें सीखूंगा, मैं यहां पर जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, वैसे ही ये क्रिएटिव राइटिंग की स्किल्स भी तो मैं आप लोगों को सिखा सकता हूं। मतलब मैं अपने नॉलेज को इंस्टेंटली शेयर भी कर सकता हूं। साथ ही रिमूविंग जियोग्राफिकल बैरियर टू कनेक्टिंग विद द पीपल। और जैसा कि आप सभी को पता है, टेक्नोलॉजी जियोग्राफिकल बैरियर्स को हटा चुकी है और इस कारण से मैं आप जैसे स्टूडेंट से जल्द कनेक्ट भी हो सकता हूं। तो इसलिए ही एक्चुअल में मैंने चूज करा क्रिएटिव राइटिंग को, और ये सारी चीजें यहां पर होने वाली। इसी तरीके से आप स्पोर्ट्स को चूज कर सकते हैं, आप कुकिंग को चूज कर सकते हैं, आप जो चाहें वो ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। सो आई होप समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या कह रहा है इसकी बात करते हैं। चलिए, डू यू थिंक एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ प्रोडक्शन? वाई और वाई नॉट? आप लोगों को क्या लगता है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है क्या वो एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है फॉर प्रोडक्शन? अगर आपको लगता है कि हाँ, तो उसका रीजन क्या है, या फिर लगता है नहीं तो उसका रीजन क्या है? तो मुझे तो लगता है कि जी हाँ, बिल्कुल ये एज अ ड्राइविंग फोर्स काम करता है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में यही तो सीखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। सो यस, एंटरप्रेन्योरशिप इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्रोडक्शन बिकॉज, क्यों है ऐसा? बिकॉज इट मोबिलाइज द रिसोर्सेज। कैसे मोबिलाइज करता है? सो इट कंबाइंस द लैंड, लेबर एंड कैपिटल, राइट, विच आर पैसिव रिसोर्सेज एंड कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग ऑन देयर ओन। मतलब ये सारे के सारे पैसिव रिसोर्सेज होते हैं। अगर हम चाहते हैं कोई वैल्यूएबल गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना है तो इसे कंबाइन करना जरूरी है, और एक एंटरप्रेन्योर जो है वो इन्हें डिराइव करके क्या करता है, कंबाइन करता है, जिससे कुछ बेटर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो पाते हैं, मतलब उन्हें मोबिलाइज कर सकता है। देन टेक्स द रिस्क। द एंटरप्रेन्योर इन्वेस्ट टाइम एंड मनी बियरिंग द रिस्क ऑफ फेलियर अनलाइक पेड वर्कर। मतलब यहां पर आपको ये चीज समझनी चाहिए कि जैसे कि जो पेड वर्कर होते हैं वो सिर्फ काम कर रहे होते हैं जो टास्क उन्हें असाइन किया गया है, बट एक एंटरप्रेन्योर यहां पर रिस्क लेता है फेल होने का भी, कि मे बी हो सकता है वो शायद फेल हो जाए, बट स्टिल वो अपना टाइम और मनी यहां पर इन्वेस्ट करता है और एज अ रिस्क टेकर यहां पर काम करता है। फिर हम देखें इनोवेट्स, ये इनोवेट भी करता है। कैसे? सो एंटरप्रेन्योर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड इनोवेटिव सॉल्यूशन। सो एक एंटरप्रेन्योर हमेशा क्या करता है, सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग वहां पर देखता है कि प्रॉब्लम्स क्या है, उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनके इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल कर लाता है, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट बनाना या फिर न्यू सर्विसेज लाना टू सॉल्व दैम, और फिर इन्हें क्या कर देता है, सॉल्व कर देता है, और उससे उसका जो स्टार्टअप है वो चलने लगता है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होने लगता है। सो इसी तरीके से एक्चुअल में एक एंटरप्रेन्योर जो है वो ड्राइविंग फोर्स की तरह काम कर रहा है। साथ ही वो यहाँ पर डिसीजन भी लेने वाला है,
they make all the key decision regarding the operation and function of the business. So हमारा बिजनेस किस तरीके से चलाया जाएगा, कैसे ऑपरेशंस होंगे, क्या क्या फंक्शंस हम परफॉर्म करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के डिसीजन भी किसे लेना होता है, एक एंटरप्रेन्योर को ही लेना होता है. सो इसीलिए ही ये कहा जाएगा कि हाँ, एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक डिराइविंग फोर्स की तरह काम करता है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. तो यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6. कैन टेक्नोलॉजी रिप्लेस अदर फैक्टर्स लाइक लेबर? क्या टेक्नोलॉजी दूसरे फैक्टर्स को रिप्लेस कर देती है जैसे लेबर्स को? और इज दिस गुड और बैड? अगर ये कर देती है तो क्या है, अच्छा है या फिर ये बुरा हो सकता है? सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. आपको यहां पर इसका आंसर भी देना है और साथ ही साथ में एक एग्जाम्पल भी पुट करना है. तो आप लोग सोचिए, क्या टेक्नोलॉजी लेबर को रिप्लेस कर देती है और ये अच्छा है या बुरा है? नो डाउट ये बुरा भी हो सकता है, बट स्टिल ये अच्छा भी है. तो हम यहां पर इसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे. टेक्नोलॉजी रिप्लेस लेबर, बिल्कुल. सो जब हम बात करते हैं रिप्लेसमेंट की, यस, टेक्नोलॉजी कैन रिप्लेस लेबर इन मैनी टास्क. बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी सच में लेबर को रिप्लेस कर सकती है. इट अलो बिजनेसेस टू प्रोड्यूस मोर गुड्स यूजिंग फ्यूअर वर्कर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट. सो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम कम वर्कर्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है. वहीं ये गुड है या फिर बैड है? सो इट इज जनरली गुड बिकॉज इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी. ये क्यों अच्छा है एक्चुअल में, ये हम बैड क्यों नहीं कह रहे हैं, अच्छा इसलिए है क्योंकि जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, सो इकोनॉमिक्स में हम चाह रहे हैं ग्रोथ करना. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये जनरली तो अच्छा है क्योंकि इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, स्पीड बढ़ जाएगी और साथ ही साथ में प्रोडक्शन कैपेसिटी भी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. हाउएवर इट रिक्वायर वर्कर टू लर्न न्यू स्किल टू वर्क अलॉन्ग साइड मशीन्स. बट हाँ, वर्कर्स जो होने वाले हैं, जो लेबर्स होने वाले हैं, उन्हें नई नई स्किल सीखना पड़ेगा जिससे वो इन मशीन्स के साथ में काम कर सकें और अपनी भी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें. सो अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हाँ, ये रिप्लेस कर सकता है और ये कहीं ना कहीं जनरली देखा जाए तो ये अच्छा भी है. अब हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की कि एग्रीकल्चर में ये किस तरीके से लेबर्स को रिप्लेस करता है और इससे क्या बेनिफिट हो रहा है. तो चलिए देखते हैं. द इंक्रीज यूज ऑफ द मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर. आपने देखा होगा अब मशीन जैसे कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर यूज किया जाता है. हार्वेस्टर फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. जब क्रॉप्स को काटना होता था पहले बहुत सारे लेबर्स को यहाँ पर काम करना पड़ता था और वो हाथों से क्रॉप्स को कट करते थे. बट जब से हार्वेस्टर आया है और हम उसे यूज़ करना चालू कर चुके हैं तब से लेबर्स की डिमांड कम हो गई है. सो हैज़ रिप्लेस द मैनुअल लेबर इन फार्मिंग. This has lowered the dependence on physical work and increased the speed of farming activity. अब जो लेबर काम करते थे, नो डाउट उन्हें एक बड़ा एरिया कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता होगा, उससे बहुत ही कम टाइम में एक्चुअल में ये हार्वेस्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी या तो विद द हेल्प ऑफ मशीन. सो इसी कारण कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है. सो आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस कर सकती है लेबर को और वो अच्छा हो सकता है या बुरा, और उसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है. चलिए, सो नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हाउ डू एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग इफेक्ट ह्यूमन कैपिटल. ये क्या इफेक्ट डालते हैं एक्चुअल में ह्यूमन कैपिटल पर? कैन दे सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर. क्या ये एक दूसरे के सब्सटीट्यूट हैं या फिर और डू दे कंप्लीमेंट टू ईच अदर, या फिर ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट है? तो आप ही बताइए, क्या एक दूसरे को कंप्लीमेंट करने वाले हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल ये एक दूसरे के कंप्लीमेंट ही तो दिखाई देने वाले हैं. चलिए देखते हैं कैसे ये इफेक्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल को. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफेक्ट ऑन ह्यूमन कैपिटल. एजुकेशन क्या करता है? इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू गेन द नॉलेज. पहली चीज तो नॉलेज, रेंजिंग फ्रॉम द बेसिक लिटरेसी टू स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज. हम बेसिक लिटरेसी से स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज तक कैसे जाते हैं? जब हमें एजुकेशन मिलती है. जैसे कि मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो आप किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम के बारे में एजुकेशन लेने वाले हैं जिससे आपके अंदर कुछ स्पेशल स्किल्स डेवलप होगी, कुछ स्पेशल नॉलेज आपके अंदर डेवलप हो जाएगा. इट प्रिपेयर्स पीपल टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स एंड सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम. और यही वो चीज़ है जो एक्चुअल में आपको जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें समझने में मदद करती है, जिससे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो, टैकल कर सकते हो. नाउ व्हाट इज ट्रेनिंग? ट्रेनिंग कैसे करने वाली ये चीजें? सो इट फोकस ऑन लर्निंग स्पेसिफिक स्किल थ्रू हैंड्स ऑन प्रैक्टिस.
ट्रेनिंग का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, ठीक है, तो वो होता है ट्रेनिंग एंड ऑब्जर्वेशन टू परफॉर्म अ जॉब इफेक्टिवली। और जब हम प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं या फिर हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है, उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तो हम यहाँ पर और बेटर तरीके से अपनी जॉब को परफॉर्म कर पाते हैं, इफेक्टिविटी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं। सो दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वर्क टुगेदर, ये दोनों साथ में मिलकर ही काम करते हैं। दे कैन नॉट रिप्लेस वन अनदर, और ये एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। अब हम यहां पर समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या होने वाला है। सो व्हाई एजुकेशन प्रोवाइड्स द थ्योरेटिकल फाउंडेशन, मतलब एजुकेशन हमें थ्योरेटिकल नॉलेज देता है, हमें बताता है कि ऐसा क्यों है। और वहीं आप देखेंगे वाइल ट्रेनिंग प्रोवाइड्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन द हाउ, मतलब ट्रेनिंग हमें ये बताती है कि ये हमें अप्लाई कैसे करना है, मतलब यहां पर हाउ का आंसर मिलता है, कैसे करेंगे इन चीज़ों को, इसका आंसर मिलता है, और यहाँ पर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को सीख पाते हैं। सो अगर हम बात करें यहाँ पर एक एग्जांपल की, अ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स नीड एजुकेशन टू लर्न द प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड मटेरियल। बिल्कुल, जब एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, तो सबसे पहले उसे एजुकेशन लेना पड़ेगा, जिससे वो क्या पता लगा पाएगा कि ये डिज़ाइन के प्रिंसिपल क्या होते हैं, मटेरियल्स के प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं। फिर उसके बाद में आप देखें दे ऑल्सो नीड ट्रेनिंग, लाइक उन्हें ट्रेनिंग भी चाहिए होती है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर विजिट करना, साथ ही मटेरियल्स को टेस्ट करना, एंड टू अप्लाई दैट नॉलेज प्रैक्टिकली बोथ द असेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल करियर। और अगर आप चाहते हैं कि एक सक्सेसफुल करियर रहे तो यहाँ पर दोनों का होना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर रोल प्ले करने वाली है। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पर अब हम आ गए हैं। यहाँ पर आपको इमेजिन करना है, Imagine you want to start a business that produce a steel water bottle, मतलब आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। अब आप बन चुके हैं यहाँ पर एक एंटरप्रेन्योर, और आपको स्टील वाटर बॉटल्स जो है वो प्रोड्यूस करने का एक बिजनेस स्टार्ट करना है। व्हाट काइंड ऑफ इनपुट्स आर नीडेड, आप कौन कौन से इनपुट वहां पर लगाने वाले हैं। हाउ वुड यू ऑब्टेन दैम, आप उन्हें ऑब्टेन कैसे करने वाले हैं। सपोज वन ऑफ द फैक्टर्स इज मिसिंग, अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक भी फैक्टर इसमें से मिस हो जाता है। सो व्हाट हैपन टू योर बिजनेस ऑपरेशन, तो आपके बिजनेस ऑपरेशन पर उसका क्या इंपैक्ट आने वाला है, इसके बारे में हमें यहां पर बात करनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होने वाला है अब हमारा ये बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पर क्या करने वाले हैं, स्टील वाटर बॉटल बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं। इनपुट्स क्या क्या चाहिए हैं, तो इनपुट्स हमें चाहिए होते हैं जैसे कि लैंड। लैंड मतलब क्या, क्यों चाहिए, पहली चीज तो हमें फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, तो फैक्ट्री स्पेस के लिए। वाटर चाहिए होगा क्योंकि वहां पर जो मशीन्स होगी वो हीट होगी, उन्हें कोल्ड करने के लिए, साथ ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए होगी। वैसे ही लेबर चाहिए होंगे जो स्किल्ड वर्कर हो टू रन मशीन्स, एंड मैनेजर्स फॉर सेल, और मैनेजर भी चाहिए होंगे जो हमने मैन्युफैक्चर करा उसे सेल करने के लिए। वैसे ही कैपिटल भी चाहिए होगी मशीनरी को लेने के लिए, स्टेनलेस स्टील मतलब जो रॉ मटेरियल है उसे परचेस करने के लिए, और साथ ही मनी फॉर द वेजेस, और जो वर्कर्स से हम काम करवा रहे हैं, जो लेबर्स काम कर रहे हैं, उन सभी को वेजेस भी तो देना है, तो इन सभी की भी नीड होने वाली है। साथ ही साथ में यहाँ पर होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब जो हम खुद करने वाले हैं। द प्लान एंड द रिस्क टेकिंग टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग, और यहाँ पर एक पूरा प्लान क्रिएट करना और वो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को यहाँ पर क्या करना, डेवलप करना, जिससे ये सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो चलिए अब आगे समझते हैं कि एक्चुअल में ये इनपुट तो हमने देख लिए, यहाँ पर और कौन कौन से ऐसी चीजें होने वाली है जिससे हम ऑब्टेन करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन इनपुट्स को आप अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए, इन्हें नोट डाउन कीजिए, और इवन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। अब देखेंगे हम कि कैसे हम इन्हें ऑब्टेन करने वाले हैं। हाउ टू ऑब्टेन देम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें यहाँ पर रेंट या फिर लीज की। जब भी हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में लैंड की यूज होगी या फिर उसकी नीड होगी तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम रेंट पे करके उसे एक्वायर कर सकते हैं, जिससे हमें फैक्ट्री बिल्ड करने के लिए एक स्पेस मिल जाएगा। साथ ही हम यहाँ पर जब हमें कैपिटल की नीड है, जिसमें फिजिकल कैपिटल होने वाली है, फाइनेंशियल कैपिटल होने वाली है, उसके लिए हम बैंक लोन ले सकते हैं, टेक अ लोन टू बाय मशीन्स एंड रॉ मटेरियल, और साथ ही रॉ मटेरियल्स की भी तो नीड होगी, तो उन सभी के लिए हम बैंक से लोन ले सकते हैं।
वैसे ही हमें हायरिंग भी करनी होगी। हायरिंग करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पर नेशनल करियर सर्विस जो पोर्टल है उसका यूज कर सकते हैं, जिससे हमें स्किल्ड लेबर मिल जाए। अब हम बात करते हैं उस कंडीशन की, अगर इसमें से एक भी फैक्टर मिसिंग होता है तो क्या इंपैक्ट होने वाला है। चलिए देखते हैं। इफ वन फैक्टर इज मिसिंग तो रिजल्ट क्या होने वाला है, प्रोडक्शन स्टॉप कंप्लीटली। यहां पर प्रोडक्शन जो है वो कंप्लीटली स्टॉप हो जाने वाला है, रुक जाने वाला है। क्यों रुक जाएगा, क्योंकि सारे ही फैक्टर्स तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो चलिए रीजन समझते हैं। ऑल फैक्टर्स आर कनेक्टेड, फॉर इंस्टेंस हैविंग मशीन, राइट, मतलब कैपिटल विदाउट वर्कर्स लेबर्स मींस द फैक्ट्री कैन नॉट फंक्शन। मतलब अगर ऐसा हो कि हमारे पास में मशीन्स अवेलेबल हो बट उन्हें ऑपरेट करने के लिए लेबर्स ही ना हो, तो मशीन्स चलेगी कैसे, हम प्रोडक्शन करेंगे कैसे। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और यहाँ पर जैसे कि हम ये प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें किन किन चीज़ों की नीड होने वाली है, उन चीज़ों को हम ऑब्टेन कैसे करेंगे, और अगर एक भी फैक्टर मिस होता है तो क्या इंपैक्ट यहाँ पर दिखने वाला है। चलिए नाउ इट्स टाइम फॉर आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और यहां पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में कहा गया है इंटरव्यू एन एंटरप्रेन्योर और फाउंडर टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन। मतलब हमें यहां पर इंटरव्यू लेना है या तो एक एंटरप्रेन्योर का या फिर एक फाउंडर का, जिससे हमें ये समझ में आए कि यहां पर टू अंडरस्टैंड देयर मोटिवेशन टू स्टार्ट अ बिजनेस, क्या मोटिवेशन था उनके अंदर जिससे उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट करा, एंड द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस दे सॉ, और उनके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आई और साथ ही कौन कौन से चैलेंजेस उनने फेस करे हैं। You can work in pairs to create a questionnaire to collect the information and share what you have learned in a report। मतलब आपको यहाँ पर ये करना है, ये एक्टिविटी आप खुद भी कर सकते हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ में अपने अपने पेयर बनाइए, वहाँ पर क्वेश्चनरीज रेडी कीजिए, फिर डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स से मिलिए और उसके बाद में एक रिपोर्ट यहाँ पर रेडी आप सभी को करना है। चलिए तो ये काम मैंने आपके लिए किया हुआ है। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे, पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एक्चुअल में जो हमारे चैप्टर में ऑलरेडी गिवन है, जैसे कि रत्ना और JRD टाटा का। सो यहां पर हम देखेंगे किस तरीके से एक्चुअल में क्या क्या क्वेश्चंस हम उनसे पूछने वाले हैं और उनके जो आंसर्स हैं हमें क्या मिलने वाले हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं उस पूरी रिपोर्ट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे क्वेश्चनरी की, तो हम यहां पर पूछेंगे मोटिवेशन के बारे में। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू सॉल्व दिस स्पेसिफिक प्रॉब्लम। मतलब हम उनसे यहां पर ये पूछने वाले हैं कि ऐसा क्या था, ऐसा आपको क्या दिखाई दिया, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर करा जिससे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए रेडी हो गए। वैसे ही हम उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ डिड यू अरेंज मनी, आपने कैपिटल कैसे अरेंज करा, एंड हायर स्टाफ, और आपने अपने स्टाफ को कैसे हायर करा जो आपके लिए इतना इफेक्टिवली काम कर पाया। तो ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस होने वाले हैं। देन हम यहां पर देखेंगे क्या क्या चैलेंजेस। सो व्हाट वर द बिगेस्ट हर्डल्स इन मैनेजिंग द सप्लाई चेन, और हम उनसे वहां पर पूछेंगे कि आपने क्या चैलेंजेस फेस करे इस सप्लाई चेन को मैनेज करने में, कौन कौन से हर्डल्स आपके सामने आए हैं। साथ ही रिस्क से रिलेटेड, हाउ डिड यू हैंडल द रिस्क ऑफ लूजिंग मनी, और आपने कैसे हैंडल करा इस पूरी सिचुएशन को कि अगर आपका ये बिजनेस नहीं चला तो आपका मनी भी यहां पर लॉस हो जाने वाला है। सो ये सारे सवाल हम पूछने वाले हैं और हमारी फाइंडिंग क्या रहने वाली है उसकी बात करेंगे। सो व्हाट वी लर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो एंटरप्रेन्योर्स आर ड्रिवन बाय द डिजायर टू इनोवेट। सो यहां पर हम बात करते हैं कि किस चीज ने इंस्पायर करा, तो एक्चुअल में जो डिजायर है इनोवेशन करने की वही यहां पर इंस्पायर कर रही है। एंड टू सॉल्व द सोसाइटल नीड्स नॉट जस्ट प्रॉफिट, जैसा कि हमने देखा था JRD टाटा की केस स्टडी में कि उनका एम सिर्फ ये नहीं था कि वो प्रॉफिट अर्न करे, उनका मेजर एम था वो सोसाइटल गुड के लेवल पर भी काम करे, और यहीं पर ये चीज देखी गई। नेक्स्ट इज अरेंजिंग कैपिटल, कैसे कैपिटल को अरेंज किया गया। सो फंडिंग इज द फर्स्ट बिग चैलेंज, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है बिल्कुल फंडिंग। इट कम्स फ्रॉम द पर्सनल सेविंग, वो पर्सनल सेविंग से आती है। साथ ही उसके लिए बैंक लोन लिया जा सकता है, या फिर अगर आपके पास में एक बड़ी फर्म है तो आप स्टॉक मार्केट में भी उसे लिस्ट करके अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं। फिर हम बात करें कैसे रिस्क को मैनेज किया। सो सक्सेस रिक्वायर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क, जब भी आप चाहते हैं कि आपको सक्सीड होना है, आप सक्सेस चाहते हैं, तो आपको भी कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा जैसा इन्होंने लिया है। सप्लाई चेन्स आर वल्नरेबल, सप्लाई चेन्स बिल्कुल वल्नरेबल होती है, बहुत बड़ा रिस्क होता है उसमें, एक बड़ा चैलेंज होता है। इफ वन लिंक ब्रेक्स, अगर एक भी लिंक ब्रेक हो जाए, लाइक ड्यूरिंग अ पेंडेमिक, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा था 2019 के टाइम पर
कोविड-19 जो आया था एक बड़ा पैंडेमिक जिससे सप्लाई चेन डिसरप्ट हो गई थी, फिर उससे होते हैं कुछ नेगेटिव इफेक्ट और प्रोडक्शन जो है वो भी कई बार स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर किया जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चनरीज रेडी करके ये सारे क्वेश्चंस की जो फाइंडिंग है उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जा सकती है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को आंसर करना है। साथ ही साथ में यहाँ पर हम बात करें टीम वर्क की। सो अ बिजनेस ओनली वर्क व्हेन लैंड, लेबर एंड कैपिटल आर कंबाइंड इफेक्टिवली बाय द एंटरप्रेन्योर। सो किसी भी एंटरप्रेन्योर का अगर बिजनेस सक्सेस हो रहा है तो वो कैसे होगा, जब वो टीम वर्क के लेवल पर चलने वाला है, मतलब जब सभी चीज़ों को कंबाइन किया जाएगा, सभी यहाँ पर एफिशिएंटली अपना अपना क्या देने वाले हैं, पार्ट देने वाले हैं, तभी जाकर एक एंटरप्रेन्योर जो है वो सक्सेस हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन तो पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 10th, मतलब हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लास्ट क्वेश्चन। इसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, डिफरेंट सिचुएशंस मिलने वाली है, वहां पर हमें सोचना है और इन सभी के आंसर करना है। तो चलिए देखते हैं। थिंक लाइक अ इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर आपको एज अ इकोनॉमिस्ट सोचना है। अब आप बन गए यहाँ पर इकोनॉमिस्ट। सो लेट्स एक्सप्लोर व्हाट हैपन्स व्हेन थिंग्स चेंज। जब चीजें बदलती है तो क्या क्या हो सकता है। इफ यू वर रत्ना वॉट वुड यू डू इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सो यहाँ पर आपको अपने आप को रत्ना की जगह पर रखना है। रत्ना जिन्होंने एक रेस्टोरेंट चालू करा था, ये तो आपको याद होगा। अब आपको उनकी ही सिचुएशन में रखा जा रहा है, डिस्कस विथ योर क्लासमेट, और आप इन सभी सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे या आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें पहली कंडीशन दी गई है, सपोज द रेंट फॉर योर स्पेस सडनली डबल। जिस स्पेस पे आपने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया था, जिसका आप रेंट दे रहे थे, लीज पे लिया था, उसका रेंट सडनली डबल कर दिया गया। अब क्या होगा। सो यहां पर पहला ऑप्शन दिया है, विल यू रेज द प्राइस ऑफ द फूड सर्व टू कवर द कॉस्ट। तो क्या आप इस सिचुएशन में फूड की प्राइस को बढ़ा देंगे जिससे आप ये बढ़ी हुई कॉस्ट को कवर कर सकें। तो जी हाँ, हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, पर कुछ चीज़ों का फिर भी ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइकली हैव टू रेज द फूड प्राइस स्लाइटली टू कवर द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो हमें थोड़ी सी प्राइसेस तो बढ़ानी पड़ेगी, ये सिचुएशन बन सकती है, बट आई मस्ट बी केयरफुल नॉट टू मेक इट टू एक्सपेंसिव फॉर माई रेगुलर कस्टमर। बट हाँ, हमें ये ध्यान भी रखना पड़ेगा कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनके लिए प्राइस बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाए, वरना वो शायद कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्राइसेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, नहीं तो हमें लॉस भी तो हो सकता है। फिर हम बात करें, विल यू लुक फॉर अ चीपर लोकेशन। क्या आप एक चीपर लोकेशन पर शिफ्ट होना चाहेंगे अगर आपका रेंट जो है एकदम से ही डबल हो गया बिल्कुल सडनली। तो जी हाँ, बिल्कुल हम ऐसा भी कर सकते हैं। इफ द रेंट इज टू हाई टू सस्टेन आई वुड लुक फॉर अ चीपर लोकेशन, बट आई वुड रिस्क लूजिंग द कस्टमर हु नो माई करेंट स्पॉट। बट हाँ, बिल्कुल इससे एक नुकसान भी हो सकता है, हम दूसरी जगह शिफ्ट तो हो सकते हैं, बट अभी जिन कस्टमर्स को मेरा करंट स्पॉट पता है वो मे भी हो सकता है वो दूसरा स्पॉट ना ढूंढ पाए, या फिर उन्हें वो स्पॉट थोड़ा दूर लगे और वो वहाँ पर ना आए। सो ऐसी चीज़ें हो सकती है कि हमारे कस्टमर जो हैं वो यहाँ पर लॉस हो जाए, बट स्टिल अगर ये सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। इसलिए बेटर है कि हम दूसरी लोकेशन भी सर्च करें। आगे देखते हैं, हाउ डज दिस इफेक्ट योर बिजनेस। कैसे क्या इफेक्ट होने वाला है इस सिचुएशन का हमारे बिजनेस पर। सो हाई रेंट इंक्रीज माई फिक्स्ड कॉस्ट। मेरी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो बढ़ जाने वाली है, मतलब हर मंथ में मेरी एक फिक्स्ड कॉस्ट होती थी जिससे मैं गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता था, वो कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाने वाली है। रिड्यूसिंग माई प्रॉफिट मार्जिन, मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो जाएगा, और साथ ही इट फोर्सेस मी टू बी मोर एफिशिएंट एंड सेल मोर टू सर्वाइव। और अब मुझे और ज़्यादा एफिशिएंट होना पड़ेगा। जब मैं इसे एक पॉजिटिव वे में देखूं तो और ज़्यादा अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना पड़ेगा जिससे हम इजीली सर्वाइव कर सकें। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इस फर्स्ट सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। नाउ इट्स टाइम फॉर नेक्स्ट सिचुएशन। इमेजिन वन ऑफ योर हेल्पर क्विट सडनली। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन बन रही है, जो एक 7 मेंबर स्टाफ था रत्ना के पास में, उसमें से एक वर्कर सडनली क्विट कर देता है। अब क्या होगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, कैन द रिमेनिंग वर्कर मैनेज द सेम अमाउंट ऑफ वर्क। क्या जो रिमेनिंग वर्कर है वो सेम अमाउंट ऑफ वर्क को मैनेज कर सकते हैं। ये थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। अगर हम उन्हीं वर्कर से इसे भी मैनेज करवाने वाले हैं तो मे भी हो सकता है कि क्वालिटी पर नेगेटिव इंपैक्ट आए। तो चलिए देखते हैं। The remaining worker cannot manage the same amount of work efficiently. Overburdening them will lead to mistakes and slower service. मतलब lower हो जाएगी क्या प्रोडक्टिविटी। तो ये करना तो एक सही ऑप्शन
नहीं होने वाला है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं। विल यू नीड टू ऑफर अ हायर सैलरी टू अट्रैक्ट अ न्यू वर्कर? क्या आप एक हायर सैलरी यहां पर देंगे किसी न्यू वर्कर को अट्रैक्ट करने के लिए? तो बिल्कुल, अगर मार्केट में वर्कर्स की कमी है और अगर हमें कोई न्यू वर्कर चाहिए है, वो भी तुरंत चाहिए है क्योंकि एक सडन सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हुई है, तो मे बी हो सकता है कि हाँ, हमें हायर सैलरी पे करनी पड़े। सो यस, आई माइट नीड टू ऑफर अ हायर सैलरी टू अट्रैक्ट अ स्किल्ड वर्कर क्विकली, स्पेशली इफ देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन द मार्केट। सो अगर लेबर की शॉर्टेज है मार्केट में और हमें एक स्किल्ड लेबर चाहिए, वो भी क्विकली चाहिए क्योंकि हमारा काम जो है वो मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो फॉर श्योर हमें यहाँ पर हायर सैलरी जो है वो ऑफर करनी पड़ेगी। सो आई होप आप ये भी समझ गए होंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस को आप कैसे आंसर कर पाएंगे। नाउ इट्स टाइम फॉर थर्ड कंडीशन। यू रिसीव अ स्मॉल लोन टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी फॉर योर रेस्टोरेंट। अब आपको इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आपको एक छोटा सा लोन मिल रहा है, छोटा मतलब थोड़ा बड़ा, ठीक है। सो ये लोन को आप कैसे यूज करेंगे? क्या आप अपनी रेस्टोरेंट में टेक्नोलॉजी को और बेटर करने में इसका यूज करेंगे? तो चलिए समझते हैं इस सिचुएशन में क्वेश्चन क्या है। विल दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन और इंप्रूव क्वालिटी? क्या इससे आपका प्रोडक्शन और इंक्रीज हो जाएगा या फिर क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो जाने वाली है? तो बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हमेशा यही करती है। सो इन्वेस्टिंग इन बेटर किचन इक्विपमेंट, हम क्या करेंगे? हमारा रेस्टोरेंट है तो फॉर श्योर हम किचन इक्विपमेंट में और बेटर इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे हम फास्टर ओवन ले सकते हैं या फिर न्यू मिक्सर ले सकते हैं। विल डेफिनेटली इंक्रीज द प्रोडक्शन स्पीड एंड इंश्योर कंसिस्टेंट फूड क्वालिटी, और जिससे क्या हो जाएगा? हमारी प्रोडक्शन स्पीड भी बढ़ जाएगी और हमारी फूड क्वालिटी जो है, जो कंसिस्टेंटली बनी हुई है, वो भी यहाँ पर बनी रहेगी। सो ऐसे हम इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसी कंडीशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल दिस इंक्रीज द प्रोडक्शन और इंप्रूव क्वालिटी? क्या ये प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाला है और क्या यहाँ पर क्वालिटी इंक्रीज, जो हमारी क्वालिटी है एक्चुअल में वो इंप्रूव होने वाली है? तो यस, टेक्नोलॉजी लाइक listing on food delivery apps would help me reach more customer beyond just those walking by the shop. So अगर हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं, हम अपनी शॉप को लिस्ट करवा सकते हैं। जैसे आप डिफरेंट फूड प्लेटफॉर्म देखते हैं ना, जोमेटो, स्विगी, वहाँ पर जब हम लिस्ट करवा देंगे तो हमारा कस्टमर्स जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जो वॉक इन होती है वो तो रहेगी ही, बाकी हम ऑनलाइन फूड भी तो डिलीवर कर सकते हैं। तो बिल्कुल हम इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए, नाउ इट्स टाइम फॉर फोर्थ सिचुएशन। फोर्थ सिचुएशन दी गई है, सपोज अनदर रेस्टोरेंट ओपन्स इन द नेबरहुड। मतलब आपके साइड में ही आपका एक नया कॉम्पिटिटर आ रहा है, एक नया रेस्टोरेंट यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब यहाँ क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं इस सिचुएशन में, समझते हैं। हाउ विल यू अट्रैक्ट एंड कीप योर कस्टमर? आप कैसे अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे, न्यू कस्टमर्स को, और कैसे अपने पुराने कस्टमर्स को यहाँ पर बनाकर रखेंगे? तो चलिए समझते हैं कि क्या करना होगा इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वुड फोकस ऑन कस्टमर लॉयल्टी, है ना। तो हम कस्टमर लॉयल्टी पर फोकस करेंगे क्योंकि हम एक लंबे समय से ये काम कर रहे हैं। हमारे कस्टमर्स जो हैं वो ऑलरेडी हमारे साथ लॉयल हैं। बाय मेंटेनिंग हाई क्वालिटी एंड पर्सनल कनेक्शन, हम उनके साथ में हाई क्वालिटी और पर्सनल कनेक्शन को और बेटर करेंगे, विच अ न्यू प्लेस माइट लैक, जो एक न्यू प्लेस के लिए शायद हो सकता है कि उसके पास ये चीज़ें ना हो, ये एडवांटेज ना हो, बट हमारे पास ये एडवांटेज है। सो हम इस तरीके से अपने कस्टमर्स को बनाए रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विल यू इंप्रूव योर सर्विस? क्या आप अपनी सर्विस को और इंप्रूव करेंगे या फिर रिड्यूस कर देंगे प्राइस, या फिर आप कुछ नया ऑफर करने वाले हैं यहाँ पर? तो हम क्या कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, चलिए देखते हैं। सो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ जस्ट रिड्यूसिंग प्राइस, हम यहाँ पर प्राइस रिड्यूस करने की जगह विच हर्ट द प्रॉफिट, क्योंकि इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा, आई विड ऑफर समथिंग न्यू, कुछ इनोवेशन करना ज़्यादा बेटर है, और इम्प्रूव सर्विस स्पीड टू गिव बेटर वैल्यू, या फिर हम अपनी सर्विस स्पीड को और तेज़ कर दें। हम जिस फूड को 15 मिनट में डिलीवर करते थे, अब हम उसे 10 मिनट्स में डिलीवर करने लगे, तो ये तो और बेटर हो जाएगा, हमारे कस्टमर्स हमारे साथ ही रहने वाले हैं। सो आई होप आप ये सिचुएशन भी समझ गए होंगे और इसमें इन क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना है ये भी समझ में आ गया होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सिचुएशन, व्हाट गवर्नमेंट लॉज और रूल्स शुड बी चेंज्ड टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस? मतलब
गवर्नमेंट अपने ऐसे कौन से रूल और लॉज को चेंज कर सकती है जिससे एज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो और ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। तो चलिए समझते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा क्या कर सकती है। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन। किस चीज़ का सिंप्लीफिकेशन? सो द गवर्नमेंट शुड सिंप्लीफाई लाइसेंसिंग प्रोसीजर। आप सभी को पता है जब भी हमें कोई ऐसे रेस्टोरेंट ओपन करने होते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, बहुत सारे लाइसेंसेस लगते हैं, FSSAI के लाइसेंस लगते हैं, जो एक बड़ा और लंबा और लॉन्ग लास्टिंग प्रोसीजर होता है। सो अगर गवर्नमेंट इसे सिंप्लीफाई कर दे तो इससे क्या होने वाला है, लाइक फूड सेफ्टी और शॉप लाइसेंस, सो आई स्पेंड लेस टाइम ऑन द पेपर वर्क। तो हम कम से कम टाइम देंगे पेपर वर्क पर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज का। वैसे ही गवर्नमेंट एसेस टू क्रेडिट के लिए भी कर सकती है कुछ चेंजेस, जैसे कि रूल शुड मेक इट ईजियर फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू गेट लो इंटरेस्ट लोन विदाउट नीडिंग टू मच कोलेट्रल। मतलब गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल्स भी ला सकती है कि जो छोटे बिजनेस स्टार्ट होना चाह रहे हैं उन्हें ईजिली लोन मिल जाए, वो भी कम इंटरेस्ट पर, और बहुत ज़्यादा उन्हें कोलेट्रल ना देना पड़े। मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा ना देना पड़े जो सिक्योरिटी के लेवल पर हो और ईजिली उन्हें यहाँ पर लोन अवेलेबल हो जाए। तो अगर गवर्नमेंट ऐसा कर देगी सो फॉर श्योर हमारा बिजनेस जो है वो और बेटर तरीके से काम करेगा। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करने हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप चाहते हैं ऐसी और वीडियोस देखना तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आप विजिट कर सकते हैं हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर या फिर हमारी वेबसाइट पर, जहां मिल जाने वाले हैं आपको ये सारे कोर्सेज, वो भी हाई क्वालिटी में 100% फ्री। साथ ही ई नोट्स और ई बुक्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।